बेटा आज हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से। 10-11 क्वेश्चन है ना। नई बुक में तो और कम होंगे, पर हम लोग पुरानी बुक के हिसाब से चल रहे हैं, तो सारा जो है हम लोग क्या कर लेंगे, एक्स्ट्रा जितने भी क्वेश्चन जो भी इसमें हैं छोटे मोटे से वो सारे खत्म कर देते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड, यानी कि ये हमें क्या दे रखा है, आपका पूरा कंपाउंड दे रखा है और ये बोलता है कंपाउंड किसका है, ऑक्सीजन और बोरॉन का है। was found by an analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen। ठीक है, ओहो उल्टा हो, ये बोरॉन है और ये ऑक्सीजन है, राइट, लिखानी है ना। हाँ, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय वेट। देखो आपको क्या निकालना था, परसेंटेज कंपोजिशन। सिंपल सी बात ये थी कि जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन होता है इसका मतलब है कि आप लोगों के पास मास ऑफ बोरॉन कितना है पूरे कंपाउंड में, तो मास ऑफ बोरॉन अपॉन में टोटल मास कराया था मैंने ये आप लोगों को इनटू में 100। जब मैंने आपको मास परसेंटेज कराया तब मैंने करा था, मैंने अपने पाप को 4 पार्ट में डिवाइड करा था, फिर ऊपर वाले का मास परसेंटेज निकाला था, फिर टोटल से डिवाइड कर दिया था और इनटू 100 कर दिया था। वही कहीं तो करी है, मास ऑफ बोरॉन अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। मास ऑफ बोरॉन कितना दे रखा है 0.096 बाय टोटल मास कितना आ गया 0.24 इनटू 100। 24 चौक 96 और 0.4 है, 0.4 इनटू 100 कितना आ जाएगा 40%। एक ही हो गया। अब दो तरीके हैं परसेंटेज ऑक्सीजन निकालने का, आप निकाल सकते हो मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मास इनटू 100, और दूसरे जब आपके पास दो कंपाउंड दे रखे होते हैं तो वो दोनों का सब मिला के 100 होता है, हमेशा 100% होता है। तो अगर 40% आपके पास बोरॉन है तो ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 60%। यहाँ पे भी डाल सकते हो मास ऑफ ऑक्सीजन 0.144 अपॉन टोटल मास 0.24 इनटू 100। इसको करोगे तो भी आपके पास क्या आएगा 24 से 144.6 इनटू 100 करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है 60%। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट है व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। ये कह रहा है 3 ग्राम ऑक्सीजन बर्न किया है 3 ग्राम कार्बन बर्न किया है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो आपसे बोल रखा है 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। पहले तो इसकी रिएक्शन लिख लिया करो ऐसे, C plus O2 gives CO, राइट। ये हमारे पास कहानी है। अब इसने आगे क्या पूछा है, what mass of carbon dioxide will be formed if 3 gram of carbon is burnt with 50 gram of oxygen and which law of chemical combination will govern your answer। देखो ध्यान सुनो, 3 ग्राम 8 ग्राम के साथ रिएक्ट करके 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, डस्टर होंगे, ठीक है। ये बेटा अब आपसे पूछा है कि सिंपल सी बात है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा, राइट। ये 3 + 8 11 देता है। अब इसने बोला अगर 3 ग्राम कार्बन 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिल जाए तो कितना बनाएगा, तो आप लोगों का आंसर सिंपल आ चुका है अब तक। कुछ लोगों के तो मुंह भी चल गए हैं 53 ग्राम, है ना। तो बेटा ये गलत है, सुनो ध्यान से। एक्चुअल में यहाँ पर आप लोगों के पास जो रिएक्शन होती है वो दोनों के मिलने से ही होती है। जितना C है उतना O2 होगा, तभी आप लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसे समझो, आप लोग एक दुकान पर गए, मेरी दुकान है, ठीक है, ध्यान सुनना इस चीज को। आप लोग पैसे देते हो, मैंने मान लिया उसको A, राइट, समझ में आया। आप लोग पैसे देते हो A, मैं आपको टॉफी देता हूं, पैसे देने पर ये हो गया B, टॉफी का देना, टॉफी का निकालना ही है। आप लोगों ने मुझे पैसे दिए, मेरी दुकान है, ये A हो गया रिएक्टेंट, मैं टॉफी निकाल रहा हूं, ये B हो गया। लेकिन प्रोडक्ट कब होगा, जब मैं आपको टॉफी दूंगा, कि बेसिकली आपने मुझे पैसे दिए और आपके पास टॉफी पहुंच गई, वही तो प्रोडक्ट है। कस्टमर और शॉपकीपर का यही तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से समझ सकते हैं। तो A + B gives C, ये टॉफी का मिलना है। आपने मुझे 10 रुपए दिए, मैंने आपको
20 ट्रॉफी दे दी और आप 20 ट्रॉफी लेकर खुश हो गए। ठीक है, अब आपके पास पैसे हो गए खत्म, यानी कि 10 रुपए खत्म हो गए। अब आपके पास तो कुछ बचा नहीं, लेकिन मेरे पास तो अब भी पूरा जार, भाई मेरे इस जार में इतनी सारी टॉफियां थी, मैंने इससे बस 20 दी हैं, मेरे पास टॉफी बच रही है। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो क्या प्रोडक्ट कोई बन पाएगा? प्रोडक्ट कब बनेगा? जब आपके हाथ में टॉफी पहुंचेगी। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो क्या टॉफी बन पाएंगी? नहीं बन पाएंगे। तो कुल मिला के क्या है, दोनों का बराबर मात्रा में होना कंपलसरी है। अगर ये 3 ग्राम 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो अगर यहाँ पर आपने दूसरे केस में 3 ग्राम कार्बन ले लिया और 50 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया, तब भी 3 ग्राम कितने ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा? 8 ग्राम के साथ रिएक्ट। समझ में आ गया केस पूरा? तो 3 ग्राम ऑक्सीजन, या तो आप इसे भी बढ़ाओ तभी ये इससे रिएक्ट कर पाएगा। आप सिर्फ एक चीज बढ़ा रहे हो, भाई मेरी टॉफी तो है ही इतनी, पर आप पैसे नहीं ला रहे, तो क्या टॉफी दूंगा? लग रहा हो तुम्हें शक्ल से इतना शरीफ में, तो टॉफी दे दूंगा है, तो मैं नहीं दूंगा। समझ में आई कहानी? तो ऐसे यहाँ पे 3 ग्राम कार्बन तो आपने उतना ही रखा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, पर वो कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा? 8 ग्राम के साथ ही होगा। बचा हुआ कितना है? 42 ग्राम ऑक्सीजन। सर उसका क्या होगा? तो बेटा ये तो अनरिएक्टेड रह जाता है, अनरिएक्टेड। और ऐसे केस में हम इसे बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। ये जो रिएजेंट है ये एक्सेस है, ये आपके किसी काम का नहीं है। आपके पास 10 रुपए थे, मेरे पास इतनी सारी टॉफियां थी, पर आपके काम की केवल 20 टॉफियां हैं, बाकी जो टॉफी बची कहेंगे रख लो सर, ऐश करो, हम लेंगे नहीं, ले नहीं सकते हैं। बात तो ये, पैसे खत्म, भला आदमी तो कोई है नहीं, तो एक चीज खत्म तो दूसरी चीज अपने आप बंद हो जाएगी। 3 ग्राम 8 ग्राम के साथ ही कंज्यूम करेगी, बाकी जो बची पड़ी रहने दो, वो डब्बे में सड़ रही होगी टॉफी, पर तुम्हें मिलेगी नहीं। समझ में आ गया? तो इसलिए आंसर क्या रहेगा कि 50 ग्राम ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद 3 ग्राम एंड विल फॉर्म 11 ग्राम, मतलब 50 रिएक्ट करेगा नहीं, इसमें भी 8 ही ग्राम रिएक्ट करेगा और बनेगा कितना? 11। अब यहाँ पे रेशियो देख लो, 3:8 के रेशियो में कंबाइन हो रहा है, चाहे यहाँ पर ले लो चाहे यहाँ पर ले लो। तो कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या कहा था? कहीं पे भी हो बाय मास उनका रेशियो हमेशा फिक्स रहता है, बाय मास उनका रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, यही तो कहानी थी। तो 3:8 के रेशियो में है इस बार कहानी, 3 ग्राम कार्बन का 8 ग्राम ऑक्सीजन का, चाहे आप कहीं पे भी उठा लो, हर जगह पर ये कहानी चलती रहेगी। इससे ज्यादा अगर हलाओगे तो अनरिएक्टेड हो जाएगा, इसलिए कौन सा लॉ वैलिड हो गया? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्लियर है क्वेश्चन? समझ में आ गया? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया? कौन सा चैप्टर खुल गया यार ये? सेकंड क्वेश्चन आ गया समझ? किसकी? मेरी। सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया? थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस? भाई ऐसे आयंस जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं। एग्जांपल दे लो भैया, कितने एग्जांपल्स? कार्बोनेट आयन, अमोनियम आयन, बहुत सारे। P4 नेगेटिव पॉलीएटॉमिक होगा, एक से ज्यादा। देखो ओके यस, इसकी बात भी ठीक है। ये कह रहे हैं सर P4 ले लेते हैं, बेटा ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ये भी चलेगा क्योंकि एक से ज्यादा होना चाहिए पॉलीएटॉमिक आयंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो कहानी है बहुत ये मतलब दो एक से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे सेम टाइप के हैं पर ये पॉलीएटॉमिक हैं, एटम्स पॉली होने चाहिए, पॉली मतलब ज्यादा, तो एक एटम से ज्यादा तो ये भी माना जाता है। ठीक है, क्लियर है कहानी? और भी बहुत सारे बन जाएंगे, HSO4 नेगेटिव, HPO4 2 नेगेटिव, कुछ भी ले लेना, ये सारे क्या है? पॉलीएटॉमिक आयंस। बट ये चीज याद रखना, सिर्फ नेगेटिव वाले होंगे ऐसा जरूरी है नहीं, पॉजिटिव वाला बना के दे तो रखा है मैंने आपको। अमोनियम, हाइड्रोनियम सब पॉलीएटॉमिक है, बस ये याद रखना कि चार्ज इनके ऊपर होना चाहिए तभी आयंस कहलाएंगे, पॉजिटिव वाले कैटायंस और नेगेटिव वाले एनायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। पहली कहा था वैलेंसी याद नहीं है तो उड़ जाओगे इन क्वेश्चनों में, है ना। सबकी वैलेंसी हमें बता रखी थी। किस किस की बोल रखी है इसमें? मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे MgCl2। अगला क्या है बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड CaO 2 Ca2O2। लेकिन इन दोनों को हम लोग सिंपल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों में 2 है तो CaO, ठीक है। नेक्स्ट कहां गया? भूल गया, ये रहा, कॉपर नाइट्रेट CuNO3। बेटा देखो कॉपर की वैलेंसी से 1 भी होती है 2 भी होती है, लेकिन मेजरली जो पाई जाती है वो 2 पाई जाती है, ठीक है, नाइट्रेट के साथ। तो ये 2 और 1 ये ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? Cu पे 1 और NO3 पे पूरा ब्रैकेट लगा के गुड होल्ड पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एल्यूमिनियम क्लोराइड Al का और Cl का। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की 1। ये हम लोग ऐसे कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? AlCl3। जिन बच्चों को वैलेंसी याद नहीं है दिक्कत ना ले, चैप्टर नंबर 4 में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट कहां गया? ये कैल्शियम कार्बोनेट Ca और CO3, कार्बन की 1, कैल्शियम की 2, कार्बोनेट की भी 2 होती है, ठीक है। तो Ca2CO3 का होल ट्वाइस, पर दोनों में 2 है तो क्या बन जाएगा? CaCO3। समझ में आ रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5, गिव द नेम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्विकलाइन, क्विकलाइन होता है कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइन होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो बेटा कैल्शियम और ऑक्सीजन इसके एलिमेंट्स हैं। दूसरा है आपके पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन। अगला है आपके पास बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसमें आएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पोटेशियम सल्फेट K2SO4, इसमें पोटेशियम सल्फर और ऑक्सीजन ये एलिमेंट्स हैं बस। नेक्स्ट है कहां गया? कैलकुलेट द मोलर मास। अच्छा, जब टेस्ट हुआ आप लोग के चेहरे थोड़े मुरझाए हुए हैं क्योंकि टेस्ट हुआ था, नंबर नहीं आए थे, और कोई बात नहीं, ये बात मैंने पब्लिकली बता दी। इसमें मैंने ये क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, है ना, तो इसमें मैंने जानबूझ के दिया था क्योंकि मैंने एनसीईआरटी कराई नहीं थी और आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया। आज तो नाइट्रेट पे भी जोक नहीं आया भाई का, है ना, वरना डेली आ जाता था सर नाइट्रेट नाइट्रेट। पर कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, बुरा लगता है जब पिटते हैं तो टीचर से, पर कोई बात नहीं, है ना, कोई बात चलता है, कभी कभार तो लगनी भी चाहिए। मैं तो बहुत पिटा था, मैं तो मारता हूँ, पब्लिकली अनाउंस कर रहा हूँ, डिलीट भी नहीं करूँगा इसे, एक आध दो तो लपेटे लग जाते हैं। खैर, तो कहने का मतलब ये था इस क्वेश्चन में आप लोगों की गलती थी नहीं, बट गलती ये थी कि आप लोगों ने एनसीईआरटी का होमवर्क नहीं करा था। बोला था मैंने एनसीईआरटी करके लाने हैं सारे क्वेश्चन, कि अगर आप एनसीईआरटी करते तो डाउट आता, और डाउट आता तो आप पूछते कि सर ये इथाइन क्या होता है। अब आप लोगों को जब तक इथाइन नहीं पता तो कैसन बात बनेगी, नहीं बन पाएगी, है ना। इसलिए ये आप लोगों की गलती है कि आपने एनसीईआरटी नहीं करी थी, आप पूछ रहे थे पहले मेरे से इथाइन। वैसे तो मैंने आप लोगों को इथाइन का फॉर्मूला न देकर टेस्ट में सिर्फ इथाइन दे दिया था, राइट। अगर आप ढंग से पढ़ तो आपको समझ में आया था क्वेश्चन में C2H2 होता है इथाइन। भाई मैंने तो पहले ही बोल रखा है एनसीईआरटी का किसी भी लाइन से मैं कोना उठा सकता हूँ, है ना। टेस्ट पेपर तो सारा एनसीईआरटी का था। तेजी से बोल दो, कैमरे की बातें चल रही है, हाँ या ना, एक दो आवाज़ ही नहीं निकल रही है। भाई टेस्ट पेपर एनसीईआरटी से था, फिर भी नंबर नहीं आए हैं, चलो खैर कोई बात नहीं। C2H2 इथाइन, तो बेटा क्या आ गया, 12 दूनी 24 प्लस 2 26। मास निकालना तो आता ही है, कार्बन का 12 होता है, दूसरा एलिमेंट आया प्लस लगा दो, हाइड्रोजन का 2 रख दो, क्लियर 6। नेक्स्ट सल्फर मॉलिक्यूल। चलो कुछ मॉलिक्यूल ने जब मैंने टेस्ट दिया मेरे पास बच्चा आ गया कि सर आपने सल्फर नहीं फॉस्फोरस का दिया था शायद मैंने टेस्ट, हाँ, कि सर आपने ना ये दे रखा है, इसका मास क्या लूँ या इसका मॉलिक्यूल क्या लूँ। देखो जो चीज़ एनसीईआरटी में वो आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर इसमें सल्फर मॉलिक्यूल दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि सल्फर 8 फॉर्म में होता है, और उसमें फॉस्फोरस मॉलिक्यूल दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए वो P4 ही होता है। मैं नहीं बताने वाला है, अब उल्टा समझ लिया तो फिर उल्टे नंबर मिले तेरे को, है ना, नंबर तो उल्टे मिले होंगे। हाँ मैंने पता है बेटा क्या गलती करी, याद रहता है मुझे मेरे बच्चों ने।
समझ में आ गया बेटा? तो ये हमारे पास, मैं नहीं बताऊंगा अगली बार भी, सल्फर मॉलिक्यूल है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी इतने अच्छे से रखे दिमाग में कि आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस S8, तो सल्फर का मास कितना होता है? दे रखा है, इसे मैं दूंगा। अच्छा नहीं दे रखा, शाबाश, 32, शाबाश। 32 इंटू 8 कितना हो गया? 206, 256। फास्फोरस 31 इंटू 4 कितना आ गया? ठीक है, तो यहाँ पर एक कहानी होती है आप लोगों के पास जो आप लोगों को करके दिखाई थी। अच्छा HCl का भी है तो निकाल देना HCl, 1 + 35.5, 36.5। अब सब बोल रहे हो क्योंकि मैं तो ये दिया ही नहीं होगा आपने। नाइट्रिक एसिड दिया था, अब मैं नाइट्रिक एसिड में तुम्हें क्यों दूं बताकर कि भैया वो HNO3 होता है, मैं तो नहीं बताने वाला। एनसीईआरटी में है ना, सॉरी एनसीईआरटी की आदत डाल लो, अभी 9th में हो बेटा, छोटे मोटे डंडे पड़ने चाहिए क्योंकि 12th तक तो आपकी आदत बिगड़ जाएगी फिर। आई एम सॉरी बट मैं मजबूर था ताकि आप लोगों की हैबिट बने, है ना। सो HNO3 1 प्लस नाइट्रोजन, बताओ जल्दी, कार्बन ऑक्सीजन 16 इंटू कितना आ जाएगा? 630, 63। उल्टा क्या बोल रहा है? 36 होता है उल्टा भी, वही बात कर लो इससे। बेटा मैं जानता हूँ आज नशे में, कोई बात। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम 2023 के बच्चों के टॉपिक से सिलेबस डिलीट हो चुका है। अगर आगे आता है तो पता नहीं, है ना, लेकिन फिर भी मैंने तो आपको सबको करा रखा है। ये तो लल्लू सा क्वेश्चन है, 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा ये पूछा है, राइट? ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास अपॉन में मोलर मास। मैंने आप लोगों को कहा था कि 9th के लेवल पर आपके केवल 2 ही फॉर्मूले हैं, उन्हीं से सारे क्वेश्चन कराऊंगा। एक तो ये और दूसरा नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है नंबर ऑफ एटम्स या आयन्स या पार्टिकल्स या जो भी हैं अपॉन में Na, और इस Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बताया था। ये 2 फॉर्मूले के अलावा कुछ और तो यूज नहीं करने को बोला था तुम लोगों को, जो सिखाया था वो तो मैंने तुम्हें एडवांस लेवल पे सिखाया था। अब यहाँ पे निकालना था 1 मोल इज इक्वल्स टू मास बताना है नाइट्रोजन का मोलर मास, N का 14, 2 नाइट्रोजन का 28, तो यहाँ पर X कितना आ गया? 28 ग्राम आ गया। दूसरा क्वेश्चन किसका है? 4 मोल एल्यूमिनियम एटम, एल्यूमिनियम का मास कितना होता है? X जो में निकालना है, और 27 मास होता है इसका एल्यूमिनियम का, तो X/27, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 108 ग्राम। ये क्वेश्चन नहीं हो रहे, बताओ हैं? ये तो करे थे फिर भी, चलो। फिर अगला जो है 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड, 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड Na2SO3 बेटा, इसके बोला है, निकाल लोगे। सोडियम का कितना है? 23 इंटू 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 48, तो कितना हो गया? 48 प्लस 32 करोगे कितना आ गया? 80 प्लस 46 126, तो 1260। खत्म कहानी, 10 मोल का मास इतना आएगा। क्लियर है? अगला देखते हैं, कन्वर्ट इनटू मोल। अब की बार उल्टा करना है, मोल में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला तो ये लगेगा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोल मास। कितना दे रखा है? 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, इसे उड़ा दूं। कन्वर्ट इनटू मोल, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ले लो भैया 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस का। नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास अपॉन में मोलर मास। X आपको निकालना है 12 ग्राम का ऑक्सीजन गैस। अब देखो, जब तक इसने ऑक्सीजन गैस दे रखी है, आप O लोगे या O2 लोगे? O लोगे या O2 लोगे? O, ठीक है। देखो ऑक्सीजन गैस बोला है तो आप O लोगे, ठीक है। तो 12/16 कितना दे रखा है? 0.75। आप ये चेक कर लेना क्या आंसर आ रखा है, ठीक है। वैसे यहाँ पर ऑक्सीजन अगर एटम बोलता ना तो हम लोग O2 लेते, O2 लेते, ठीक है। अगर 0.375 आ रहा है तो इसने 32 लिया हो, कितना आ रहा है? 375 आ रहा है ना, फिर 32 ले रखा है। तो फिर आप लोग भी इसकी कंबाइंड फॉर्म लेना। बट ये क्वेश्चन
12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस फॉर्म में तो O2 ही है वैसे, है ना, तो O2 का 32 ही रख लेना। एटम्स में भी हमारे पास फिर 16 रखना। 20 ग्राम ऑफ पानी, आगे आंसर x इज इक्वल्स टू 20 अपॉन वाटर का मोलर मास, भाई नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास 18, तो 1 पॉइंट जो भी वैल्यू आएगी 1.1 समथिंग आएगी, जो भी वैल्यू आएगी चेक कर लो। नेक्स्ट है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, गलत बोल रहा है शायद, तो x इज इक्वल्स टू मास 22 अपॉन मोलर मास, बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है, 0.5 आएगा, 1/2 आएगा ना बेटा, समझ गया। नेक्स्ट है, समझ में आएगा सबको, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। नेक्स्ट है व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, भाई मास बताना है किसका, यही क्वेश्चन है, 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखो यहां पर भी आप लोग 32 ही लेना, है ना, रीजन है पहली बात तो इसमें ऑक्सीजन एटम्स लिख रखा है, और जो भी चीजें हमारे पास जब तक ऐसे नहीं दे रखी हैं, एटम लिखा होता तो मैं मान लेता, ये सिंपल ऑक्सीजन है तो मैं O लेता, पर ऑक्सीजन एटम दे रखा है तो ये कंबाइन हो चुके हैं, ठीक है, और नेचुरल फॉर्म में हमारे पास O2 मिलता है, O नहीं मिलता, ठीक है, इसलिए O2 लेना। 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बोल रखा है, तो नंबर इसका मास बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास अपॉन में मोलर मास, वही लग गया अपना 0.2 इज इक्वल टू मास निकालना है, मोलर मास कितना लेंगे 32, 6.4 ग्राम, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला क्या है 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल लोगे 9 ग्राम आ जाएगा, x अपॉन वाटर का मॉलिक्यूल यानी कि H2O कितना आ गया 18, 18 × 5 = 9.0, क्लियर है। नेक्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। अब देखो सल्फर इसने बोल दिया तो मैं कौन सी फॉर्म लूंगा इसकी, S8 फिक्स है, ठीक है ना, तो जो स्टेबल फॉर्म है मेरे को वो लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, 16 ग्राम सॉलिड सल्फर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। दो फॉर्मूले बोले थे कि भाई नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स बाय Na, वैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा है इसलिए पर मॉलिक्यूल्स लिख देना, राइट। अब 16 ग्राम में पूछा है, पर ये तो हमें दे नहीं रखा, पर ये तो दे रखा है ना 16 ग्राम, तो भाई नंबर ऑफ मोल्स का क्या ले सकते हो, मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास किसका S8 का, सल्फर का मास 32 × 8 जो भी आएगा बेटा Na/16, इसका कितना आएगा 256, भाई इसका मास 32 होता है, 32 × 8 करेंगे 256, भाई 256 16 हाँ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने अपॉन में Na, ठीक है। ये हमारे पास किससे कट रहा है 16 से कितनी बार जा रहा है, इसका स्क्वायर होता है, पता है नहीं बात, तो 16 का स्क्वायर 256, 16 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगा Na/16 या फिर 6.022 × 10⁻23/16, या इसे 22 कर देना, फिर यहाँ पे 60 कर देना, और 16 3 48, 16 4 68, 64 मतलब 3.8 समथिंग 10⁻22 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना सबको, कैलकुलेशन समझ में नहीं आई हो सकता है कि मैंने 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे किए हैं, लेकिन तरीका समझ में आ गया ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय नहीं तो करना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखो बेटा यही एक क्वेश्चन है जो आपकी बुक में आप लोगों को मैंने टेस्ट में भी दिया था, गलती भी करी थी, और आपने वही गलती करी थी, मैंने क्लास में समझाने के बाद भी आपने ये क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट किया है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया लास्ट में, ठीक है। चेक करो अपना टेस्ट का, नंबर काटे मैंने उसके बेटा। देखिए बेटा यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने आयंस होंगे ये पूछा था, ठीक है। तो अपना फॉर्मूला तो यही है, चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे आयंस पूछे कुछ ही पूछे, यही करना है। तो मैं कहूँगा भाई मेरा मास अपॉन में मोलर मास बराबर होगा नंबर ऑफ आयंस अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, राइट।
मास कितना दे रखा है 0.051 अपॉन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मास 102 आता है बेटा। 27 2 54 प्लस 16 3 48, तो सॉल्व करेंगे 102 आ जाएगा बेटा। तो 0.051 अपॉन 102 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आयंस जो कि मेरे को निकालना है अपॉन 6.022 10 की पावर 23, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हटा दूंगा और ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ से क्या आएगा x इज इक्वल्स टू 0.051 अभी नहीं हटा इंटू 6.0 इसे हटा देता हूँ 6.022 10 की पावर 23 अपॉन में 102, ठीक है। ये गया इंटू 10 की पावर 3, सॉल्व कर देना, 2 बार गया, ये गया 3.011 23 से 3 ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, सॉल्व कितना आएगा 10 की पावर 20 आयंस है। लेकिन रुक जाओ ध्यान से, यहाँ तक आंसर आपने छोड़ा था, पता पड़ गया नंबर क्यों कटे, आगे किया है क्या सॉल्व आपने, यहीं छोड़ा है ना, गलत नंबर तो नहीं काटे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, ये जो आयंस हैं ये तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ गया एल्यूमिनियम आयंस, एक एल्यूमिनियम का आयन है भाई, तो नंबर ऑफ आयंस निकले हैं, पर यहाँ पर कंपाउंड में आपको कितने एल्यूमिनियम के आयन दिख रहे हैं भाई, इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने एल्यूमिनियम के आयंस होंगे ये निकला है हमारे, टोटल ऑक्साइड में एल्यूमिनियम के आयंस कितने होंगे ये निकला है, पर कंपाउंड में एल्यूमिनियम के आयन कितने हैं Al के 2 दिख रहे हैं ना, इसलिए हम लोग जो नंबर ऑफ आयंस इसमें क्या करेंगे फाइनली इनटू 2, तो हमारा आंसर कितना आएगा 6.022 10 की पावर 20। समझ में आया। तो इस तरीके से आपकी एनसीईआरटी खत्म हो जाती है, 20 मिनट लगे होंगे, 20-25 जो भी लगी होगी, है ना, और इतनी देर का टॉपिक था, इसको अच्छे से करना। एक टेस्ट और होगा आपका, आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।